हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं संज्ञा। इसमें हम लोग संज्ञा की परिभाषा को पढ़ेंगे और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद को हम लोग दोनों तरह से समझेंगे, उत्पत्ति के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, व्यक्ति का नाम संज्ञा हुआ, जैसे राम, श्याम, रोहन, सीता, गीता, ये क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग इसमें लिए। अब वस्तु के नाम को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं, तो कोई भी वस्तु का हम लोग नाम ले सकते हैं, कुर्सी, टेबल, हथौड़ा, कुदाल, कुछ भी ले सकते हैं। स्थान के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता आदि। और गुण, हंसना, रोना, गाना, ये भी संज्ञा है। और भाववाचक, भाव को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, भलाई, ये सब क्या हुआ? भाव हुआ। तो ये हुए संज्ञा के परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। अब हम लोग संज्ञा के भेद को देखते हैं। संज्ञा के भेद को हम लोग दो भागों में बांटकर समझेंगे, दो आधार से समझेंगे। एक, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, और दूसरा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हुआ रूढ़ संज्ञाएं। तो वे संज्ञाएं जिनके प्रत्येक खंड निरर्थक होता है, रूढ़ संज्ञा कहलाता है। अर्थात जिन संज्ञाओं के शब्दों को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ संज्ञा होते हैं। जैसे नल, अगर नल के न और लौ को अलग करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घर, कल, जल, नल, इन लोगों को अगर हम लोग अलग अलग कर दें, घर, घ और र, तो अलग अलग करने पर इसका अपना कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो क्या कहलाए? रूढ़ संज्ञा कहलाए। अब हम लोग देखते हैं यौगिक संज्ञा। तो एक से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनी संज्ञाओं को हम लोग यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमखंड, यदि हिमखंड के शब्दों को, जैसे हिम और खंड, दोनों को अगर हम अलग करते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों सार्थक शब्द हैं, अर्थात इनका अपना अर्थ है, इसलिए ये यौगिक संज्ञा कहलाए। पाठशाला, गौशाला, तो ये सब क्या है? इसको हम लोग अगर दो भागों में बांटते हैं, पाठशाला, पाठ और शाला अलग हो गया, गौ और शाला अलग हो गया, तो दोनों का अपना शाब्दिक अर्थ होता है, उसे हम लोग यौगिक संज्ञा कहते हैं। अब आता है योग रूढ़ी संज्ञा। तो वे संज्ञाएं जिसका कोई विशेष अर्थ होता है, या वे संज्ञाएं जो अपने खंडों को छोड़कर दूसरा अर्थ देते हैं, उसे हम लोग योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे जलज, यदि जलज का खंड किया जाए तो जल और ज सार्थक है। यहां जल का मतलब पानी से है और ज का अर्थ जन्म से है, जिसका अर्थ हुआ पानी में जन्मा। पानी में कई जीव जंतु जन्म लेते हैं, लेकिन यहां जलज का अर्थ कमल होता है। ऐसे ही संज्ञाएं योग रूढ़ी संज्ञा कहलाते हैं। और जिन संज्ञाओं के खंड का कोई अर्थ नहीं होता है उसे रूढ़ी कहे, जिन संज्ञाओं के खंडों के कोई अर्थ होते हैं उसे हम लोग यौगिक कहे, और जिन संज्ञाओं के खंडों का कोई विशेष व अलग अर्थ होता है उसे हम लोग योग रूढ़ी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति विशेष, व्यक्तिवाचक, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु,
स्थान आदि के नाम का बोध हो, उससे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हुए? राम, मोहन, चेतक घोड़ा, हिमालय, गंगा, दिल्ली। तो ये सब क्या है? किसी खास स्थान का या किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो ये हुए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है आपका जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिस संज्ञा से समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात वह संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध ना करते हुए उससे संबंधित पूरे जाति का बोध कराता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या हुआ? तो मनुष्य कहने से किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध नहीं होता है, बल्कि समस्त व्यक्तियों के जातियों का बोध होता है। जैसे और उदाहरण लेते हैं, मनुष्य, लड़का, लड़की, गाय, हाथी, नदी, पर्वत। तो ये हो गए जातिवाचक। नदी, जितने भी नदियां हैं सभी इसमें आ गए। लेकिन अगर हम बोले गंगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन हम नदी बोले तो ये जातिवाचक हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिस संज्ञा से गुण, दशा, क्रिया, धर्म, भाव आदि का बोध हो उस संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हुआ? बचपन, बुढ़ापा, सुख, दुख, मोटापा, पशुता, अपनापन, कमाई। तो ये सब सभी क्या हुए? भाववाचक संज्ञा हुए। चलिए अब हम लोग देखते हैं समूहवाचक। तो समूह का बोध होगा। तो समूहवाचक संज्ञा में तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या हुए? मेला, फौज, भीड़, वर्ग। ये सभी जहां पर कि समूह में व्यक्ति रहते हैं, जहां भीड़ भाड़ बड़ा जगह होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। तो जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या द्रव्यों के नाम का बोध होता है उस संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हुआ? लोहा, तांबा, चीनी, दूध, तेल, घी। तो इन सबों को हम लोग नाप तौल सकते हैं, इसीलिए ये क्या हुए? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। तो ये आपके संज्ञा हुए। आपको ये याद रखना होगा कि ये अर्थ के आधार पर ये भेद हुआ। तो संज्ञा में अक्सर हम लोग क्या करते हैं? अर्थ के आधार पर ही पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा के भेद होते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद और साथ साथ में आपका अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो दोनों तरह के भेदों को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और इसकी परिभाषा को उदाहरण के साथ समझिए। ओके, थैंक यू।